नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं एसपी रघुवंशी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री इन रेजोनेंस। जैसा कि आरकेवी सर ने आपको बोला था कि रेजोनेंस की तरफ से हम 3 वीडियो, अब हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, 4 वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें कि एक वीडियो फिजिक्स का होगा, एक वीडियो मैथ्स का होगा और 2 वीडियो जो हैं वो केमिस्ट्री के होंगे। पहले वीडियो में, केमिस्ट्री के वीडियो में फिजिकल और इनऑर्गेनिक के डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें इन जेईई एडवांस 2022। और केमिस्ट्री का ही दूसरा वीडियो होगा इसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अपन को किन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, उसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा। जेईई मेन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया होगा जेईई मेन में, और सभी बच्चे जो है वो पूरी लगन के साथ जेईई एडवांस 2022 की तैयारी कर रहे हैं। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा कर पाएँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको स्पेशली इन लास्ट मोमेंट्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम 2016 से 2021 तक जो जेईई एडवांस्ड का पेपर रहा है, उनमें किन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उन टॉपिक्स में भी जो सब टॉपिक्स हैं जिन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है जेईई एडवांस्ड में, तो उनमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिससे कि हम अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाएँ। तो डायरेक्टली मूविंग ऑन टू दिस एनालिसिस, सबसे पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक में जो पहला टॉपिक आता है एनसीईआरटी के हिसाब से, दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसका यूज बाकी सभी टॉपिक्स में होता है, तो डायरेक्टली इस टॉपिक से कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 2016 से 21 तक क्वेश्चंस आए तो केवल 3 क्वेश्चंस ही मूल कंसेप्ट से आए हैं, और ज़्यादातर ये तीनों क्वेश्चन ही कंसंट्रेशन टर्म्स पर बेस्ड थे। तो मोलैलिटी आपको दिया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट मोलैलिटी इनटू मोलैरिटी, या मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, साथ में डेंसिटी दी हुई है, हाउ टू कन्वर्ट मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैरिटी। और एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ H2 गैस विल बी रिलीज्ड। सो वेरी इजी टू मीडियम, मीडियम से मैं बोलूँगा कैलकुलेशन की वजह से मीडियम। तो मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक होगा जिस पर अपन को अगर डायरेक्टली अपना क्वेश्चन मोल कंसेप्ट पे आ जाता है तो वी शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि ये इजी ही क्वेश्चन होगा, इसमें कोई टफ क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जो दूसरा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सरप्राइजिंगली एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बेसिक टॉपिक माना जाता है, इसमें से जेईई एडवांस्ड में कम ही क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन रीसेंट ट्रेंड देखा गया है कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, जिसमें कि ऑर्बिटल्स में कितने नोड्स हैं, नोडल प्लेन जो है उनकी इक्वेशंस क्या हो सकती हैं, या जो साई फंक्शंस हैं, या जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, अगर मैं देखूं तो टोटल 9 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ही पूछे गए हैं, और इसमें साई फंक्शंस और साई फंक्शंस के डिफरेंट फीचर्स, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मुझे लगता है कि इसी पर्टिकुलर पोर्शन से इस बार भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है, और इसमें भी स्पेशली अभी तक जेईई ने जो थीटा फाई पर डिपेंडेंस है साई फंक्शन का, वो नहीं पूछा है। तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि इस साल या मे बी नेक्स्ट ईयर जेईई इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स में थीटा या फाई डिपेंडेंस किस तरह से वेरी करता है। तो डू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी फिर बोर मॉडल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो अपन को मालूम है कि फिजिक्स में भी वी आर फैमिलियर विद दोस क्वेश्चंस। तो बोर मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चंस 2 पूछे गए हैं, बाकी जनरल एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो टोटल 9 क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछे गए हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, और इसमें से क्वेश्चंस थोड़े से टफ भी बन सकते हैं, इसलिए आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन पे स्पेशली फोकस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे। Do look at the graphical variation of probability and theta phi functions of different orbitals from atomic structure. Next topic is states of the matter, especially gaseous state. गैसेस स्टेट में रियल गैस और आइडियल गैस, 2 पार्ट में हम इस टॉपिक को जनरली डिवाइड करते हैं। रिसेंट में जो क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम 2016 टू 21, रियल गैस का भी क्वेश्चन नहीं आया है इन पिछले 6 सालों में। इससे पहले रियल गैस के 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जनरली रियल गैस से कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन चूंकि गैप बढ़ चुका है तो देयर आर हाई चांसेस कि रियल गैस का कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रियल गैस में भी अपन को जो Z की डेफिनेशन है और जो वॉन्ड वाल इक्वेशन है उस पर बेस्ड, एंड साथ में विरियल इक्वेशन, डिफरेंट कोफिशिएंट्स ऑफ विरियल इक्वेशन, इस पर फोकस करते हुआ क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए गैसेस स्टेट में चूंकि 6 साल से रियल गैस का क्वेश्चन नहीं आया है, तो आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन पे फोकस करना चाहिए।
बाकी आइडियल गैस के जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ज़्यादा टफ स्टैंडर्ड के नहीं रहे हैं, उसमें भी VRMS, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल उस पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली ज़्यादा पूछे गए हैं। तो गैस स्टेट के टॉपिक के क्वेश्चन जनरली इजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे, तो इनको भी अपन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये तीनों टॉपिक मैं कहूँगा कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही जनरली इनमें से पूछे जाते हैं। अगर अपने लिए इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ जाता है तो अपन को इनको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम पार्ट, मैं दोनों को कंबाइन करके ही बोलूँगा, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों को थोड़ा सा ईजी लगता है और आयनिक जनरली टफ लगता है, क्योंकि आयनिक में बहुत तरह के केसेस बन जाते हैं। बट आप देख सकते हो कि आयनिक इक्विलिब्रियम से जेई में कम ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो केएसपी वाले पार्ट पर स्पेशली फोकस करते हुए पूछे गए हैं। तो टाइट्रेशन और केएसपी वाला जो पार्ट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली जेई ने पूछा है। बट आयनिक में जनरली कम ही क्वेश्चंस आते हैं, उसकी बजाय केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस फिर भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी टफ क्वेश्चन उस कैटेगरी का बनेगा जब थर्मोडायनेमिक्स को इन्वॉल्व करता हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन होगा। तो इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, केएसपी और केसी वाला पार्ट है, सॉरी नॉट केएसपी, केपी एंड केसी वाला पार्ट है, तो उसके क्वेश्चन जनरली ईजी रहेंगे। जबकि जो थर्मोडायनेमिक्स को इन्वॉल्व करता हुआ क्वेश्चन होगा, जो कि ग्राफिकली जेई ने अभी रिसेंटली पूछा भी है, तो ग्राफिकल क्वेश्चन कैन बी अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए अगर ग्राफिकल आता है और थर्मोडायनेमिक्स को इन्वॉल्व करता हुआ है तो आप एक बार के लिए सोच सकते हैं कि दिस कैन बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो छोड़ करके अपन आगे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट इक्विलिब्रियम वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा टफर साइड पे माना जाता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत टफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी टफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो अगर मुझे केवल इजी क्वेश्चंस पे फोकस करना है तो अपने लिए जो पहले 3 टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बजाय कि इक्विलिब्रियम पार्ट। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देना है, एक बार डेफिनेटली अटेम्प्ट करें, अगर लगे कि ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। अपन देख सकते हैं कि टोटल वेटेज इज ऑफ 12 क्वेश्चंस। थर्मोडायनेमिक्स में बोल सकता हूँ कि इट इज ऑलमोस्ट द मदर ऑफ 50 मोर देन 50% ऑफ द जेई, लेट्स से केमिस्ट्री, फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% से ज़्यादा टॉपिक्स जो है वो थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ही होते हैं। इट्स लाइक द मदर ऑफ द केमिस्ट्री आई कैन से, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें भी फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्मोकेमिस्ट्री हम जनरली 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस अगर मैं देखूं कि थर्मोडायनेमिक्स में से फर्स्ट लॉ के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आउट ऑफ दीज 12 क्वेश्चंस फर्स्ट लॉ पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टोटली सेकंड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस 2 ही पूछे गए हैं। सेकंड लॉ प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें कि डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम का रिलेशन बेस्ड मेनली इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सेकंड लॉ प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम जो ये 5 क्वेश्चंस हैं, मैं कहूँगा कि दोज आर क्वेश्चंस ऑफ टफ स्टैंडर्ड। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें सेकंड लॉ या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस सेकंड लॉ वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको अपन थोड़ा सा टफर सेगमेंट में डाल सकते हैं, उनको अपन बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट लॉ वाले क्वेश्चंस हैं तो जनरली इजी रहेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हैं तो जनरली इजी रहेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस और फर्स्ट लॉ के 4 क्वेश्चंस, तो ये बाइफर्केशन होगा थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में टफ क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, इसलिए अपन देखें कि क्वेश्चन किस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में से है, फर्स्ट लॉ से है या थर्मोकेमिस्ट्री से है, तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करें। सेकेंड लॉ या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम बेस्ड है, ग्राफिकल है, तो थोड़ा सा अपन को टाइम लगाना पड़ेगा, उसमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस वाला पार्ट, जो इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाला पार्ट है। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस आए हैं। रिसेंटली इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, तो 2020 में भी, 21 में भी, और एक्सपेक्टेड है कि 2022 में भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। और रेडॉक्स रिएक्शंस में थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चंस बनाने का ट्रेंड आया है। तो टाइट्रेशंस, रेडॉक्स टाइट्रेशन में बेस्ड क्वेश्चन आता है, साथ में कुछ जैसे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो उनको मिला करके इस वाले पोर्शन से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अभी आपको याद भी होगा, आपने पेपर देखा होगा, तो टिन का जो रिएक्शन है SnCl2 बना करके फिर नाइट्रोबेंजीन को इन्वॉल्व करते हुए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए गए हैं। तो दे कैन बी क्वेश्चंस विच आर ऑफ मिक्स्ड नेचर, डिफरेंट टॉपिक्स को मिला करके, तो वो थोड़े से टफ हो जाते हैं, उनमें कैलकुलेशंस भी ज़्यादा हो सकती हैं। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली ईजी होगा, या फिर नॉर्मल रेडॉक्स टाइट्रेशन होगा, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ईजी। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी कई बार जो टाइट्रेशन वैल्यूज़ होती है कि भाई इतना इतना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। तो उसमें भी अपन ध्यान रखें कि जनरली जो पहले 1-2 टाइट्रेशंस होती हैं उनके डेटा को अपन को निगलेक्ट करना होता है और बाद की टाइट्रेशन डेटा का यूज़ करते हुए अपन को कैलकुलेशंस करना होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडॉक्स रिएक्शंस वाला, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और
अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है, तो दोज क्वेश्चंस कैन बी टफ। नेक्स्ट है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 9 क्वेश्चंस का वेटेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार अपन मान सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड राउट्स लॉ, 2 पार्ट में इस टॉपिक को हम डिवाइड करके जनरली पढ़ते भी हैं। अगर मैं देखूं कि राउट्स लॉ से कितने क्वेश्चंस रहे हैं, तो राउट्स लॉ के क्वेश्चंस हैं 4 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस, एंड 5 क्वेश्चन जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। अच्छे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं जिनमें कि कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व रहती हैं। इसलिए अपन देख सकते हैं कि आउट ऑफ दीज 9 क्वेश्चंस 5 आर ऑफ टफ स्टैंडर्ड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी लगभग 2 क्वेश्चन अपन इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन होना चाहिए और एक राउट्स लॉ वाला क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस टॉपिक पर डेफिनेटली फोकस करें। सॉलिड स्टेट, ये ऐसा टॉपिक है जो कि अपन को अभी तक, क्योंकि मैंने ये इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड रेडॉक्स रिएक्शंस, इन चारों टॉपिक को मिला करके बोला है कि ये टफ क्वेश्चंस वाले सेगमेंट हैं। इनमें से क्वेश्चंस आएंगे तो चांसेस आर कि वो टफ हो सकते हैं। बाकी इनिशियल 3 टॉपिक्स ये आसान टॉपिक्स हैं, और अगर अपन ये टॉपिक देखें सॉलिड स्टेट, तो ये भी एक इजी टॉपिक होगा। इसमें भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन टफ स्टैंडर्ड का नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन या ज़्यादा बड़े कंसेप्ट होते ही नहीं हैं। जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सिंपल ही बनेगा, इसलिए सॉलिड स्टेट को अपन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक ईजी टॉपिक होगा अपने लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगेन अपन देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस आर ऑफ टफ स्टैंडर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं जिनमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सेगमेंट है नस्ट इक्वेशन वाला और दूसरा सेगमेंट है कंडक्टोमेट्री वाला, या कंडक्टेंस वाला, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस वाला। तो 9 क्वेश्चंस में से अगर अपन ये बाइफर्केशन भी देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नस्ट इक्वेशन वाले पोर्शन से हैं, तो लगभग 4 क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ दीज 9 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस वर ऑफ नस्ट इक्वेशन, 3 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द सेक्शन ऑफ कंडक्टेंस, एंड 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें कि थर्मोडायनेमिक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मिक्सचर। ठीक है, तो कुल मिला के 9 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम कंडक्टेंस एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये तीनों ही पोर्शन ऐसे हैं जिनमें कि टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो नस्ट इक्वेशन वाला पोर्शन हो, चाहे वो कंडक्टेंस वाला पोर्शन हो, और अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स को मिला करके और पूछता हूँ, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज लाइक दी जो सबसे आखिरी टॉपिक होगा फिजिकल केमिस्ट्री का अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, और इसमें लगभग सारे प्रीवियस टॉपिक्स का यूज़ हो जाता है। तो इसमें से अगर क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो जेईई एडवांस्ड में देयर विल बी चांसेस कि इसमें से टफ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, इसलिए ये थोड़ा सा टफ सेगमेंट वाला पोर्शन रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स, इसका भी अच्छा वेटेज रहता है, हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही हैं। टफ क्वेश्चंस रिलेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू इजी एंड मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो केमिकल काइनेटिक्स में से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और इसमें भी 2 सेगमेंट मेनली हैं। एक अपन को मालूम है कि अरीनेस इक्वेशन वाला सेगमेंट है केमिकल काइनेटिक्स में से, और एक सेगमेंट है जो केमिकल काइनेटिक्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है या फिर हाउ टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, उस पर बेस्ड सेगमेंट आता है। तो जनरली वेटेज जो है इजी क्वेश्चंस का ज़्यादा होगा इन केमिकल काइनेटिक्स इन कंपैरिजन टू टफ क्वेश्चंस। तो इस पर भी अपन फोकस कर सकते हैं। अगर मुझे कम एफर्ट में अच्छा स्कोर करना है तो केमिकल काइनेटिक्स कैन बी द टॉपिक। एंड लास्ट इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जेईई मेन में रिलेटिवली आसान पूछा जाता है, लेकिन जेईई एडवांस्ड में सरफेस से जो क्वेश्चंस आए हैं वो रिलेटिवली टफ क्वेश्चंस आए हैं। भले ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी पर बेस्ड ही होंगे, लेकिन तब भी जेईई एडवांस्ड ने सरफेस केमिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो कई बार ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कई बार डिफरेंट कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसलिए इसको मैं इजी टॉपिक नहीं कहूँगा। सरफेस केमिस्ट्री कैन बी अ टफ टॉपिक फॉर यू, स्पेशली फॉर जेईई एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को देखूं तो उसमें अपन देख सकते हैं कि 4 से 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर कम एफर्ट में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, गैसेस स्टेट है, देन सॉलिड स्टेट है, और फिर केमिकल काइनेटिक्स है। ये 5 टॉपिक्स होंगे जिनके क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी रहेंगे, और बाकी के जो 5 से 6 टॉपिक्स हैं दोज कैन बी द टॉपिक्स इनमें कि टफ क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं जेईई एडवांस्ड। लेकिन क्वेश्चन देख करके अपन को ऐसा नहीं मानना है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली टफ होगा। इट मे नॉट बी सो, इसलिए क्वेश्चन पढ़ें, और अगर टफ लगे तो उसको छोड़ करके अपन बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री में अपन को मालूम है कि फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें कि क्वेश्चंस टफ हो सकते हैं।
लेकिन रिलीफ ये है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन होगा उसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और अपन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एनालिसिस क्लियर होगा, इसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को प्रिपेयर करें, रिवीजन भी अकॉर्डिंगली प्लान करें, किन टॉपिक्स अपन को ज़्यादा फोकस करना है और किन में से टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिससे कि हम अकॉर्डिंगली अपने आप को सही प्रिपेयर कर पाएँ। नेक्स्ट इज बाकी के जो टॉपिक्स हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन अपन को मालूम है कि रिलेटिवली आसान रहता है, इजी रहता है, तो इसमें भी अपन देखेंगे कि टफ क्वेश्चंस अगर देखे जाए तो कम ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें कि टफ क्वेश्चंस हैं। और ये जो टफ क्वेश्चंस हैं भी, अगर ये पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के क्वेश्चंस हैं या क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले क्वेश्चंस हैं, तो जो आपको नंबर दिख रहा है दीज आर बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस विच आर रिएक्शन बेस्ड। तो जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जनरली बच्चों को कई बार रिएक्शंस याद नहीं रहती हैं, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि थोड़े से टफ हो सकते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की जो रिएक्शंस आएंगी वो आपसे वही पूछी जाएंगी जो एनसीईआरटी में दी गई हैं। इसलिए पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिएक्शंस की तो अनलिमिटेड रिएक्शंस कैन बी देयर, तो आपको स्पेशली फोकस करना है तो एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शंस जो एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं उन रिएक्शंस पर ही फोकस करें। मूविंग ऑन चैप्टर वाइज, अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें कि अपन देख सकते हैं कि 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं पी ब्लॉक के और डी ब्लॉक के क्वेश्चंस भी जो कि बॉन्डिंग बेस्ड हो सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि केवल 9 क्वेश्चंस ही हैं, क्योंकि बॉन्डिंग का तो हर टॉपिक में यूज़ होता ही है। तो केमिकल बॉन्डिंग के 9 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस ईजी या मीडियम लेवल के होते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को तो अपन को छोड़ना ही नहीं है। दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक। एस ब्लॉक कंपाउंड्स कम ही क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछा गया पिछले 6 सालों में, इस बार भी एस ब्लॉक के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। पी ब्लॉक कंपाउंड्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर मैं डिफरेंट फैमिलीज में इसका डिवीजन देखूं तो नाइट्रोजन फैमिली से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जेई एडवांस ने पूछे हैं। नाइट्रोजन फैमिली से आउट ऑफ दीज 14 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस वर फ्रॉम नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होगा पी ब्लॉक में। देन हेलोजन फैमिली से 2 क्वेश्चंस हैं, बोरॉन फैमिली के 3 क्वेश्चंस हैं, तो बोरॉन फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन के बाद बोरॉन का ही नंबर है इंपॉर्टेंस वाइज। देन हेलोजन फैमिली, कार्बन फैमिली से 2 क्वेश्चंस हैं और ऑक्सीजन फैमिली के क्वेश्चन लगभग नहीं पूछे गए हैं, कम ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अपन पी ब्लॉक कंपाउंड्स में डिफरेंट फैमिलीज की इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इस पर फोकस करें अपन। डी ब्लॉक कंपाउंड्स और क्वालिटेटिव एनालिसिस ये थोड़ा सा कंबाइंड रहेगा। डी ब्लॉक में अलग से 6 क्वेश्चंस हैं, बट आई कैन से कि डी ब्लॉक और क्वालिटेटिव एनालिसिस को एक साथ ही अपन को देखना चाहिए। तो टोटल 14 क्वेश्चंस आ देयर, क्योंकि जो कैटायनिक एनालिसिस है उसमें ज़्यादातर जो कैटाइंस हैं वो डी ब्लॉक को ही बिलोंग करते हैं, तो डी ब्लॉक के जितने क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ मिक्स्ड अपन मान सकते हैं। उसमें रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिनमें कि थोड़ा बहुत अपन को डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के कंपाउंड्स की रिएक्शंस वगैरह देखनी होती हैं, स्पेशली पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शंस हैं, और भी डिफरेंट कॉपर की रिएक्शंस हैं, सिल्वर की रिएक्शंस हैं, मैग्नीज की रिएक्शंस हैं, तो डिफरेंट कैटायनिक रेडिकल्स की रिएक्शंस अपन को याद होनी चाहिए। एफ ब्लॉक सिलेबस में नहीं आता है, तो एफ ब्लॉक में से स्पेशली कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। दैट्स अ रिलीफ, क्योंकि एफ ब्लॉक जनरली बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो अपन को याद रखने होते हैं, बट जेई एडवांस्ड में एफ ब्लॉक इज़ नॉट इन दिस सिलेबस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा डी ब्लॉक प्लस क्वालिटेटिव एनालिसिस, और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ते भी हैं। तो इसलिए क्या होगा कि भले ही टफ क्वेश्चंस आते हैं लेकिन इनमें टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको फैक्ट मालूम है यू कैन डायरेक्टली टिक द आंसर। तो ये एक इजी पोर्शन रहेगा। मेटलर्जी 6 क्वेश्चंस हैं, इजी या मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, जो एनसीईआरटी में डेटा दिया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट अपन देख सकते हैं कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्वालिटेटिव प्लस डी ब्लॉक मिलाकर के उतना ही वेटेज है जितना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का अकेला वेटेज है, और पूरे पी ब्लॉक का उतना वेटेज है जितना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इस अकेले टॉपिक का वेटेज है, जबकि ये छोटा टॉपिक है इन कंपैरिजन टू 6 फैमिलीज ऑफ पी ब्लॉक। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादातर अपन देख सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत डेफिनेटली क्वेश्चंस आना है, और कम से कम 2 क्वेश्चन हर पेपर में इसमें से आना ही है। और क्वेश्चंस में भी अपन को मालूम है कि कुछ क्वेश्चंस आइसोमेरिज्म बेस्ड होंगे और बाकी क्वेश्चंस वीबीटी और सीएफटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आइसोमेरिज्म बेस्ड क्वेश्चंस भी जेई ने रिसेंटली ज़्यादा पूछे हैं। आउट ऑफ दीज 14 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जो जेई ने आइसोमेरिज्म बेस्ड पूछे हैं, बाकी 10 क्वेश्चन जो हैं वो सीएफटी बेस्ड क्वेश्चंस में भी स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या ज्योमेट्री कैसी होगी उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मूवमेंट को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक के डिफरेंट टॉपिक्स का वेटेज जो पिछले 6 सालों में जेई का रहा है वो मैंने आपको शेयर किया। ये आप चीज़ नोट कर सकते हैं और स्पेशली अपन को कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। तो इनऑर्गेनिक में डेफिनेट इजी टॉपिक्स आर गोइंग टू बी केमिकल बॉन्डिंग, मेटलर्जी एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एस ब्लॉक इंपॉर्टेंट है ही नहीं, और थोड़े बहुत टफ क्वेश्चंस अगर बन सकते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक प्लस क्वालिटेटिव एनालिसिस। इनमें से टफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन उतना टफ नहीं हो सकता जितना कि फिजिकल केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी अपन 5 टॉपिक्स आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से इजी क्वेश्चंस आएंगे, एंड रिमेनिंग 5 to 6 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कंटेन और दे कैन बी टफ क्वेश्चंस फ्रॉम दोज टॉपिक्स। तो आई थिंक ये एनालिसिस जो है वो आपको एक बेटर इंसाइट देगा किस तरह से अपन को केमिस्ट्री के फिजिकल और इनऑर्गेनिक पोर्शन को जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरह से हम केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा हम डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखें कि जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस पर्टिकुलर क्लास से ज़्यादा आते हैं। तो केमिस्ट्री में जनरली फिजिक्स और मैथ्स में 50-50 वेटेज रहता है, लेकिन केमिस्ट्री में 12th वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन टू 11th पोर्शन। और स्पेशली चूँकि ये ओवरऑल है इसलिए इसमें ऑर्गेनिक का वेटेज चूँकि 12th में ज़्यादा है, इसलिए 12th वाली केमिस्ट्री अपने लिए स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जबकि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो 11th वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये अपन को भी ध्यान रखना चाहिए। डिफ़िकल्टी वाइज अपन देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द मीडियम स्टैंडर्ड एंड हार्ड क्वेश्चंस एंड इजी क्वेश्चंस का 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। ये 2021 का एनालिसिस है। पेपर पैटर्न जो रिसेंट पैटर्न है वो भी अपन को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में पूछे गए हैं। देयर आर हाई चांसेस कि 2022 में भी यही पेपर पैटर्न रिपीट हो, क्योंकि इससे पहले 2020 तक एक ही पेपर पैटर्न जो है वो जेई में 2-3 बार रिपीट हुआ था। तो इससे भी अपन को एक आइडिया लग जाएगा कि अपन को किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो 2021 का पेपर पैटर्न अपन देख के जाएँ। आई एम नॉट सेइंग कि डेफिनेटली 2022 में ऐसा ही पेपर पैटर्न आएगा, देयर कैन बी डिफरेंट पेपर पैटर्न, बट चांसेस इसी बात के ज़्यादा है कि जैसा 2021 में आया था उसी तरह के क्वेश्चंस आपको 2022 में भी पूछे जाएँ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, किस तरह की मार्किंग स्कीम रहेगी। हमेशा मार्किंग स्कीम अपन को पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि इट इज़ ऐसा नहीं है कि वही की वही मार्किंग स्कीम हर बार रिपीट हो। तो ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग का स्पेशली ध्यान रखें। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो पहले से वेरीफाई कर लें, पहले से देख लें कि इसमें पार्शियल मार्किंग है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन को क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना चाहिए। तो पेपर में स्कोर करने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मिनिमम मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, इससे भी अपन पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का एनालिसिस या एक कंपैरिजन देख सकते हैं कि 2020 में पेपर वाज वेरी टफ एंड 2021 में रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में इजी था। फिर भी 2020 एंड 2021 के पेपर जो हैं रिलेटिवली टफ रहे इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो ये मिनिमम मार्क्स हैं कि इतना तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाकर का आपके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। इसके अलावा ये एक टेबल है कि कितनी परसेंटेज पर अपन कितनी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका एक माइंड में अपने पास पहले से एक फिगर का आइडिया होना चाहिए कि हम जिस एग्ज़ाम को फेस करने जा रहे हैं उसमें जनरली किस तरह का स्कोर रहता है और मुझे लगभग कितना स्कोर करना है टू अचीव दैट पर्टिकुलर रैंक। तो जैसा कि रैंक 1 के लिए दैट इज़ 96-97% इन 2021, तो 2022 में काफ़ी कम था, ओनली 89%। 100 रैंक में टॉप 100 के लिए आपको 78%, 500 60-65%, 1000 दैट इज़ 57-60%। तो एक आइडिया रहे अपन को कि 5000 तक रैंक स्कोर करना है तो 40% तक मार्क्स लाना ज़रूरी है जेई एडवांस्ड के पेपर में, एंड 25% इज़ गोइंग टू बी 15,000 रैंक। तो एक बेंच मार्क जो है वो लगभग इस तरह का रहता है, +-2-3% हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी पेपर लेवल। तो इसलिए जेई एडवांस्ड में स्कोरिंग जो है वो थोड़ी सी टफ रहती है, परसेंटेज इतना अच्छा मार्क्स स्कोर करना डिफ़िकल्ट होता है, बट अपन को कोशिश करनी है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन, सिलेक्टिव टॉपिक्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करके हम अपने स्कोर को इस लेवल तक पहुंचा सकें कि जेई एडवांस्ड में अपनी एक अच्छी रैंक आ सके। तो मेरे हिसाब से मैंने जितना डिटेल शेयर कर सकता हूँ जे केमिस्ट्री को लेकर के कि भाई आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए और किन टॉपिक्स का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप कि दिस वीडियो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जेई एडवांस 2020 में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।